हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रिपरेशन ऑफ पीएड टर्म 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने नई तैयार की है, जिसमें मैं टर्म 1 से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन, ये तीनों की सीरीज बनाकर मैंने वहां पे डाली है। तो आप वहां जरूर देखें, और अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं इतनी आसानी से मिल रही है देन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियोस आप देख सकते हैं, तो उन्हें वहां पे जरूर देख लीजिएगा। आज मैं जो आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपके क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने पहले बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व दैट रवि, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हैज आउटवर्ड कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट थोरैसिस रीजन। अब वहाँ एक स्कूल की बात हो रही है XYZ, वहाँ के जो पीएड टीचर हैं उन्होंने रवि में एक आउटवर्ड कर्व देखा है, उसकी वर्टिब्रा यानी उसकी बैकबोन में एक आउटवर्ड कर्व है उसके थोरैसिस रीजन में, ठीक है। ही सजेस्टेड सम एक्सरसाइज टू रेक्टिफाई दिस, और उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं उनकी इस डिफॉर्मिटी यानी रवि की ये जो डिफॉर्मिटी है इसको सही करने के लिए। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका इसी सिचुएशन पे बेस है, व्हाट इज द डिफॉर्मिटी नोन एज। यहाँ पे आपको ये जो आउटवर्ड कर्व एट वर्टिब्रा बताया गया है, तो ये कौन सी आपकी डिफॉर्मिटी है। तो आपका आंसर है स्कॉलियोसिस, नो किम्फोसिस, ओके, स्कॉलियोसिस, किम्फोसिस, लॉर्डोसिस या फिर फ्लैट फुट, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो किम्फोसिस है। किम्फोसिस आपकी एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जिसमें मेनली आपका आउटवर्ड कर्व बनता है, यानी जो बैकबोन है वो थोरैसिस रीजन आपका होता है। बैकबोन में ऊपर का जो रीजन होता है, गले के नीचे वाला जो रीजन होता है उसे हम थोरैसिस कहते हैं, वो थोड़ा सा बाहर निकल आए तो उस रीजन में जो आपका कर्व बनता है वो होता है किम्फोसिस, राइट। सो किम्फोसिस है रवि को। दूसरा आते हैं किम्फोसिस इज कॉमनली नोन एज, किम्फोसिस को हम और क्या कहते हैं, हॉलो बैक, लॉर्डोसिस, साइडवेज बेंडिंग या फिर हंच बैक। ये हंच बैक नहीं होगा, ये हम्प बैक होगा, यानी कि जैसे ऊंट की पीठ को हम हम्प कहते हैं, तो ये हम्प बैक होगा। यहाँ मिसप्रिंट है आपका, हंच नहीं हम्प होता है, तो बिल्कुल हम इसको हम्प बैक कहते हैं किम्फोसिस को, इसका अदर नेम यही है। नेक्स्ट आते हैं किम्फोसिस इज अ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, ये डिफॉर्मिटी किससे रिलेटेड है, फूट से, शोल्डर से, वर्टिब्रल कॉलम से या लेग से। तो इसका आंसर आपको बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत है। तो यहाँ पे यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वर्टिब्रल कॉलम में ही है। सो योर आंसर इज सी, थर्ड का सी। नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन पे। पद्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यूज टू रीड बुक्स इन दी स्कूल लाइब्रेरी, वो स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स रीड करती हैं। One day she was studying the history of women participation in Indian sports. एक दिन वो वुमेन पार्टिसिपेशन का रोल पढ़ रही थी इंडियन स्पोर्ट्स में क्या है, एंड फेल्ट दैट मोर गर्ल्स एंड वुमेन मस्ट बी इनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। उससे उन्होंने एनालिसिस किया कि और ज्यादा गर्ल्स और वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स में। शी बिलीव दैट इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी अचीव थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। उनको ये लगता है कि इम्पॉसिबल चीजें भी आपकी अचीव हो सकती हैं थ्रू पार्टिसिपेशन। आते हैं क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, सबसे पहला ईयर आपका कौन सा था जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर है आपका 1900 में ओलंपिक में आपकी जो वुमेन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, बैडमिंटन से इनमें से कौन से आपके प्लेयर एसोसिएट हैं, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, करनम या फिर पीटी उषा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सानिया नेहवाल, वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी बेस केस स्टडी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स कॉजिंग लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, क्या आपके अकॉर्डिंग
लेस पार्टिसिपेशन का मेन कॉज हो सकता है? लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंटल एंड एडल्ट इन्फ्लुएंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात करें हम तो आपके ये सारे ही रीजन हैं लेस वुमेन पार्टिसिपेशन के, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है वुमेन्स के लिए स्पोर्ट्स में, कॉन्फिडेंस नहीं है, और पेरेंट्स और आसपास के लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वन बेस्ड ऑन केस स्टडी। तुषार इज एन एडोलसेंट हुज बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर। तुषार जो है वो एडोलसेंट एज में है और उनके जो दोनों घुटने हैं वो एक दूसरे को काफी ओवरलैप करते हैं, टच करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी ही यूजली फेसेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग, और इसके कारण से उन्हें चलने और दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन देखते हैं, तुषार इज सफरिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी, किस तरह की डिफॉर्मिटी से वो इस टाइम सफर कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नॉकनी, क्योंकि आपको यहाँ दिया है दोनों ही फीट एक दूसरे को काफी ज्यादा टच करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो ये नॉकनी होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे, एडोलसेंट्स आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। एडोलसेंट जो एज यहाँ पे मेंशन है जिसमें तुषार हैं, तो वो एज आपकी कौन से एज ग्रुप की है, कौन से नंबर ऑफ एज ग्रुप की यहाँ पे है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका डी, यानी कि बिटवीन 13 टू 18 ईयर्स। एडोलसेंट एज आपकी 13 टू 18 ईयर्स के बीच की होती है। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आते हैं इसी केस बेस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ नॉकनी। नॉकनी का इनमें से कौन सा कारण है, या कई सारे कारण कौन से हो सकते हैं। वीकनेस ऑफ मसल एंड लिगामेंट्स, मसल और लिगामेंट्स का कमजोर होना, लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होना, ओवरवेट मतलब शरीर का भार ज्यादा होना, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कारण आपके नॉकनी के होते हैं, इन्हीं के कारण नॉकनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अनुराग ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। अनुराग ठाकुर जो है वो मिनिस्टर हैं इंडिया में स्पोर्ट्स के। ही इज अनहैप्पी विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स रिगार्डिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। वो इस बात से काफी कुछ नाखुश हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन इंडिया में ज्यादा नहीं है। ही इज प्लानिंग सम करेक्टिव स्टेप्स। अब इसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ करेक्टिव स्टेप्स उठाए। आते हैं क्वेश्चन पे, द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज अनॉयड बिकॉज ऑफ दी, किन कारणों से वो अनॉयड थे। तो इसमें आपको काफी आराम से लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स, ये आपका मेन कारण है जिसकी वजह से वो परेशान है। देन आते हैं सेकंड पे, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन जो होगा वो आपके वुमेन्स पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द नीड्स ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड प्राइवेसी एंड हाइजीन, यानी कि उनके हाइजीन का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, सेफ्टी का ध्यान रखना, या उनके लिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी करना। इन्वॉल्विंग टीचर्स एंड पेरेंट्स टू मोटिवेट गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वुमेन और गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट्स और टीचर के द्वारा मोटिवेट करना। तो इनमें से क्या कारण होगा, तो आपका कारण है ऑल ऑफ दीज, यानी सही है, सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। इन सारे एफर्ट से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इसी में, व्हाट आर द रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। क्या कारण है आपके लो पार्टिसिपेशन के। सोशल कॉन्स्टेंट, लोगों का दबाव, पर्सनल सेफ्टी कंसर्न्स, खुद की सेफ्टी महसूस नहीं करते इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कारण हैं आपके लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक फिगर दे रखी है, इस फिगर से आपको अंदाजा काफी कुछ लग गया होगा कि ये किस चीज से रिलेटेड आपकी बात हो रही है, कौन सी डिफॉर्मिटी है। फिर भी क्वेश्चन देखते हैं। शीतल स्पेंड हर वीकेंड चेकिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ हर ह्यूज गेटेड कम्युनिटी। शीतल जो है वो अपने वीकेंड पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्थ वगैरह को चेक कर रही थी एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क असाइन बाय पीई टीचर। और वो ये काम कर रही थी क्योंकि उनके पीई टीचर ने उन्हें ये वर्क असाइन किया है। शी फाउंड आउट दैट मोर देन हाफ ऑफ देम have shown a significant deformity in the upper part of their vertebral column.
इसमें से मेजर आपके जितने गार्ड थे उनको कहीं ना कहीं अपर पार्ट में यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम में परेशानी है, किसी न किसी तरह की डिफॉर्मिटी है। आते हैं क्वेश्चन पे। द टर्म यूज टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी इज, तो ये डिफॉर्मिटी इनकी कौन सी है? लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, किम्फोसिस या बोथ ए एंड बी। अभी हमने डिस्कस किया था ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत थी, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? किम्फोसिस होगा। वर्टिब्रल कॉलम में और अपर पार्ट में दिक्कत है, जो मैंने अभी बताया जिसको हम थोरोसिस स्पाइन कहते हैं, वहां दिक्कत है, तो बिल्कुल अपर पार्ट में प्रॉब्लम है, दैट इज किम्फोसिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू, ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? कैरिंग हैवी लोड्स, बहुत ज्यादा भार उठाने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, देन वीक मसल्स, मसल्स का कमजोर हो जाना इस वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। सो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कारण आपके किम्फोसिस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। द आसन्स विच हेल्प इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशंस आर, कौन सा आसन है या कौन से आसन हैं जो आपकी इस रेक्टिफिकेशन, जो इस किम्फोसिस को कम कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं? चक्रासन, धनुरासन, हल आसन या बोथ ए एंड बी। सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। आपका दोनों ही आंसर सही है यहाँ पे। चक्रासन और धनुरासन दोनों ही किम्फोसिस को ठीक करते हैं। देन आते हैं इसी केस बेस पे फोर्थ क्वेश्चन पे। बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ। अगर हम सीधे खड़े हैं और हमने अपने हेड को पीछे की ओर बेंड किया है, तो हम एक्चुअली कौन सी परेशानी से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं? लॉर्डोसिस, किम्फोसिस, स्कोलियोसिस या बोथ ए एंड बी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा लॉर्डोसिस को ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तरह की बेंडिंग हेड बैकवर्ड, अगर हम सीधे खड़े हैं और हम अपने हेड को बैकवर्ड ले जा रहे हैं, तो हम किस परेशानी से गेटिंग रिड होना चाहते हैं? तो आंसर आपका लॉर्डोसिस होगा। लॉर्डोसिस इसलिए होगा क्योंकि लॉर्डोसिस आपका मेनली आपके नीचे के पार्ट में कमर का जो हिस्सा होता है, उससे जस्ट ऊपर वाली बोन में अगर कोई दिक्कत है तो वो क्योरेबल आपकी होती है इस तरह की एक्सरसाइज से, कि आप सीधे खड़े हों और अपने हेड को हल्का सा बैक करें, पीछे करें और सीधे पोजीशन में खड़े रहें, तो इस तरह की डिफॉर्मिटी यानी लॉर्डोसिस दूर होती है इससे। नेक्स्ट आते हैं इसी में फिफ्थ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो दे रखा है आपका। ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पोस्चर मे एक्सपीरियंस दिस कंडीशन लेटर। कोविड की वजह से कई सारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस रिसीव करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनके बैठने का पोस्चर जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। ये किस तरह की कंडीशन को आगे चल के राइज अप दे सकता है यानी बढ़ा सकता है? किम्फोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या फिर फ्लैट फुट। तो आंसर आपका क्या होगा? किम्फोसिस आपका आंसर होगा, जिस डिफॉर्मिटी के बारे में बात की गई है, मतलब ऊपर की हड्डी में कर्व होना, हम बैक वाली सिचुएशन, क्योंकि आगे की ओर झुके रहते हैं मेनली। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, केस स्टडी बेस्ड। पोस्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज। जो हमारे बैठने का तरीका है वो हमारी डेली एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। करेक्ट पोस्चर का मतलब है कि हमारी बॉडी बैलेंस्ड वे में रहे और एक करेक्ट तरीके से करेक्ट मैनर में वर्क करे। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल। अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटी पाई जाती हैं एक इंडिविजुअल में, और आपको ये 3 फिगर दिए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। इस बेस पर आपके 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। पहला, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हमारे लेफ्ट मोस्ट यानी फिगर में जो लेफ्ट मोस्ट यानी ये वाला जो फिगर दिया है, इसमें किस तरह की डिफॉर्मिटी नहीं यानी कि किस तरह की डेफिशिएंसी, किस चीज की कमी की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम, यानी ये कौन सा फिगर है आपका? ये आपका बो लेग्स है, राइट? तो बो लेग्स किस कमी के कारण हो जाता है? ऑप्शंस हैं आपके आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी या बोथ बी एंड सी। सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, यानी कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से आपका बो लेग्स जो डिफॉर्मिटी होती है वो राइज अप होती है। नेक्स्ट आते हैं, वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर। यानी हम दोनों इनर एज की ओर वॉक करें, अपनी फीट को अंदर की ओर करके वॉक करें,
तो हम किस तरह की रेमेडी को अपना रहे हैं, यानी किससे हम ठीक होना चाहते हैं, तो इस तरह की हम वॉकिंग कर रहे हैं। इनर एज पे चलना यानी कि एड़ी को टेढ़ा करके चलना, तो हम कौन सी डिफॉर्मिटी को सुधारना चाहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज लेग डिफॉर्मिटी। लेग डिफॉर्मिटी को हम सही करना है, क्योंकि बो लेग्स, फ्लैट फुट, ओवरवेट, लेग डिफॉर्मिटी। यहाँ पे आपका फ्लैट फुट भी दे रखा है और बो लेग भी दे रखा है, ये दोनों ही चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये दोनों ही चीजें पैर से रिलेटेड हैं, हम बेसिकली इस तरह से चल रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या चीज सुधारना चाहते हैं, लेग डिफॉर्मिटी। किसी भी तरह की लेग डिफॉर्मिटी को हम सुधारना चाहते हैं, तो इसी तरह से हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3। द पर्सन इन द मिडिल इज सफरिंग विद। जो बीच वाला ये फिगर आपको दे रखा है, ये किस तरह की डिफॉर्मिटी से सफर कर रहा है। तो आप देखें तो यहाँ दोनों घुटने आपस को स्क्रैच कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं दोनों घुटने एक दूसरे को, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी है आपकी, नॉक नी। सो ये करेक्ट आंसर इज नॉक नी। नेक्स्ट आते हैं, हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ट्रीटिंग दिस डिफॉर्मिटी। हॉर्स राइडिंग सबसे बेस्ट वे है इस तरह की डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने का। नॉकनी, बोलेक्स, फ्लैट फुट या ऑल दीज। तो आपका आंसर है नॉकनी। नॉकनी अगर होती है तो हॉर्स राइडिंग उसमें सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों घुटनों को जितना ज्यादा आप उनके बीच स्पेस क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी ये डिफॉर्मिटी सही होगी। सो करेक्ट आंसर इज नॉकनी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। एक बार ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन इनर एज, अगर इनर एज की ओर हम चल रहे हैं, अपने पैर को अंदर की ओर करके चल रहे हैं, तो एक्चुअली हम किस तरह की डिफॉर्मिटी को दूर करना चाहते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज बो लेग। बो लेग इसलिए होगा आपका क्योंकि हमारा घुटना एक दूसरे से काफी दूर है, हमें इन घुटनों को पास लाना है। तो उस केस में हम अपनी ये जो हमारी एड़ी है यहाँ पे, इसके ऊपर अपने इस पर टिल्ट होकर चलेंगे, इस पर जोर डालकर चलेंगे हम, तो हमारे घुटने का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बो लेग, नॉट लेग डिफॉर्मिटी। इसके बाद फिर से आते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, परफॉर्मिंग दिस आसन रेगुलरली कैन बी रेमेडी फॉर नॉकनी। अगर हम ये आसन रोज करते हैं तो नॉकनी की जो प्रॉब्लम है उससे हम रेमेडी पा सकते हैं। उसका एक प्रिकॉशन आपका ये है, पद्मासन, ताड़ासन, वज्रासन या हलासन। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है आपका पद्मासन। पद्मासन करने से नॉकनी जो है वो प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। पलथी मार के उसमें बैठते हैं हम, तो नॉकनी इज द करेक्ट, पद्मासन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज हमने आपके साथ काफी आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, सो दैट टॉपिक आपको एक सीक्वेंस वाइज क्लियर हो सके। जो पेपर आपका टर्म 1 में होने वाला है नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर उसकी डेट आई है, तो तब तक आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, किस तरह के क्वेश्चन आने उसका प्रॉपर आइडिया हो जाए, तो आपको हेल्प होगी अगर आप सारी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखते हैं तो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।